उस 85 साल की महिला जिसके साथ रेप हुआ था, उसने कौन से कपड़े पहने थे? बिल्कुल। क्या हम नहीं देखते कि बुर्के में अगर महिला जा रही है तब भी रेप हो जाता है? तो ये कपड़ों को लेकर रेप नहीं होते। राजस्थान में रेप करके उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं। झारखंड में भी इस तरीके का हमने एक केस देखा था। तो इन बच्चियों का क्या धर्म है? इन बच्चियों की क्या जाति है? अरे जब खून निकलता है ना, सबका ही लाल होता है। तो हम धर्म में, जाति में महिला सुरक्षा को कैसे बांट सकते हैं? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज फेमिनिज्म? इट इज जस्ट अबाउट इक्वालिटी। बड़ी मुश्किल से उस लड़की को हम बाहर निकाल कर लेकर आए और मैं उसको देख के हैरान रह गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की शायद ज्यादा उम्र की है। जब हमने उसका बोन एज टेस्ट कराया तब पता चला कि ये 15 साल की है और ये वही लड़की है जो 9 साल की उम्र में बेच दी गई थी। वो बड़ी इसलिए लग रही थी क्योंकि उसे रोज ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाए जा रहे थे, जिसके उसकी बॉडी पार्ट्स बड़े लगे। उस लड़की ने बताया कि रोज 20 लोग रेप करते थे। जब भी बात बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा की आई, एक महिला जो हमेशा मदद के लिए खड़ी रही, अब वो राज्यसभा सांसद हैं, पहले DCW अध्यक्ष थी। हमारे साथ हैं स्वाति मालीवाल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको ढेरों बधाई, आप सांसद बन गए हैं, राज्यसभा जा रहे हैं। कैसी तैयारियां हैं महिलाओं को लेकर, महिलाओं के मुद्दों को लेकर, क्योंकि जो हमारे देश की महिलाएं हैं उनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं एक एक्टिविस्ट थी, एक्टिविस्ट हूँ और एक्टिविस्ट रहूंगी। और जो ज़मीन के मुद्दे हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो सारे मैं संसद में उठा सकूं। मेरे बहुत सारे सवाल हैं सरकार से। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हर घंटे में 51 FIR रजिस्टर होती हैं इस देश में महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध में। 8 महीने की बच्ची के साथ दिल्ली देश की राजधानी में बलात्कार हुआ था। 85 साल की महिला के साथ भी हुआ। 2 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, इन सब के साथ जब रेप होता है तो सरकार चुप क्यों रहती है? कोई ऐसा सिस्टम हम क्यों नहीं बनाते कि हर हाल में सजाएं हों, तुरंत सजाएं हों, प्रोसेस द्वारा सजाएं हों, जिससे कि लोगों के अंदर डर बैठे। आज लोगों को डर नहीं लगता हमारे देश में। लोगों को लगता है कि किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी बच्ची के खिलाफ कुछ भी कर देंगे और ये सिस्टम उनका कुछ नहीं बदल पाएगा। मेरे ये भी सवाल है कि आज भी हम 23% विमेन वर्कफोर्स में हैं, जबकि हमारी आबादी 50% है इस देश की। तो क्यों नहीं विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाता? सरकार क्या कदम उठा रही है? तो वो जो सारे सवाल हैं जो गरीबों से लिंक्ड हैं, जो किसानों से लिंक्ड हैं, जो देश के युवाओं से लिंक्ड हैं, मजदूरों से लिंक्ड हैं, मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये सारे जमीन के मुद्दे मैं संसद में उठाऊं। आपने रेप केसेस की जिक्र की, निर्भया केस, उसके बाद उसके लिए आपने दोषियों को सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, रात को दरवाजा खटखटाया। वो पूरा मामला क्या था? उसके बाद कितना कुछ बदला? निर्भया के साथ जो इस देश में हुआ है वो महापाप हुआ है। 2012 की रात में मुझे नहीं लगता कि कभी पूरा देश कभी भी वो भूल सकता है कि जो उस लड़की ने झेला। उस लड़की के साथ गैंगरेप किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड इंसर्ट करी गई, उसको सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया गया। वो तड़प तड़प के मरी और उसके बलिदान में पूरा का पूरा देश सड़क पे आया। सबने बस एक मांग करी कि एक ऐसा सिस्टम बना दो कि जो ये बलात्कारी हैं वो कभी जिंदगी में बलात्कार ना कर पाए, उनको डर लगे। एक देश में ऐसा सिस्टम बनाओ कि लोगों को सुरक्षा महसूस हो और महिलाओं को सुरक्षा महसूस हो। लेकिन अगर हम आज तक देखें तो उस पर कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। ना तो लोगों की मानसिकता में बदलाव हुआ, ना किसी सरकार की कोई प्रक्रिया में बदलाव हुआ। और 2015 में जब मैं डेली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन बनी, तब मैंने देखा कि जो निर्भया के कातिल थे उनमें से एक कातिल जो जुवेनाइल था, उसको छोड़ा जा रहा है। तो रातों रात मैंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करी और मेरी एप्लीकेशन पे सुप्रीम कोर्ट में रात में 2 बजे सुनवाई हुई। और उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये बोला कि वैसे वो हमारी जो मांग है उसके साथ पूरी सहानुभूति रखते हैं, लेकिन क्योंकि देश का कानून ऐसा है,
उस समय उस रेपिस्ट को सुप्रीम कोर्ट को छोड़ना पड़ गया। लेकिन जिस तरीके से हमने रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवाया और उसके ऊपर इतनी अच्छी तरीके से अपनी बात पूरे देश में रखी, उसके बाद जो कानून कई सालों से पेंडिंग पड़ा था, 3 या 4 दिन के अंदर अंदर वो कानून संसद में पास हुआ। और अब इस देश में ये कानून है कि अगर कोई जघन्य अपराध करता है तो 16 साल से बड़ी उम्र का लड़का भी या लड़की भी, अगर कोई भी जघन्य अपराध करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो सकती है। तो मैं ये मानती हूँ कि वैसे तो अगर आप देखें तो दिल्ली कमीशन फॉर विमेन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी लिमिटेड पावर्स हैं, लेकिन जो भी पब्लिक सर्विस में हैं, जो भी हम जैसे लोग हैं जो ईमानदारी से शिद्दत से अपना काम करना चाहते हैं, उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। और यही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हमने उस दिन करी और इसलिए रात में सुप्रीम कोर्ट हम खुलवा पाए और देश में कानून में इतना बड़ा बदलाव करवा पाए। ये तो हो गया रजिस्टर्ड केसेस की बात। ऐसे भी कई मामले आते हैं जहां पर रेप होता है लेकिन महिला या लड़की डरी हुई होती है, वो पुलिस थाने तक नहीं जाती, पुलिस थाने चली गई, एफआईआर दर्ज नहीं होता। ऐसा भी केस कोई आपके सामने आया हो जिसमें आपकी कोशिशों के बाद एफआईआर दर्ज की गई हो? जी, ऐसे तो कई हजार केसेस थे। आप देखें वो बीच में सुल्ली बाई बुल्ली बाई का केस आपने सुना होगा, उसमें तो हमने नोटिस इशू करा तभी एफआईआर दर्ज हुआ। इनफैक्ट अभी जो ये साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं रश्मिका जी, उनके केस में जब उनका डीप फेक एआई का वो वायरल हो गया था, तो दिल्ली पुलिस पे जब हमने नोटिस इशू किया तब दिल्ली पुलिस ने हमारी नोटिस के बेसिस पे एफआईआर दर्ज करी। आई एम अ कंप्लेनेंट इन दैट एफआईआर। तो इस तरीके से तो हजारों एफआईआर्स हैं रेप के केसेस में, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के केसेस में, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में, जिसमें दिल्ली पुलिस ने हमारे नोटिस के बाद एफआईआर करी। आप ये देखिए कि पिछले 9 सालों में दिल्ली महिला आयोग में हमने 1,70,000 केसेस की सुनवाई करी है। हमसे पहले जो चेयरपर्सन थी उन्होंने 8 साल में 1 केस की सुनवाई करी है। तो आप ये सोचिए कि 1,70,000 जो केसेस हैं, तो ये वही तो महिलाएं हैं जो दिल्ली पुलिस से दुखी होकर दिल्ली महिला आयोग आती हैं। बिल्कुल। नहीं तो दिल्ली महिला आयोग में जरूरत ही क्या है? किसी भी महिला आयोग की क्या जरूरत है? अगर पुलिस अपना काम ढंग से करने लग जाए, अगर सरकारें अपना काम ढंग से करने लग जाएं, तो यू डोंट नीड अ विसल ब्लोअर एंड यू डोंट नीड अ मॉनिटरिंग बॉडी लाइक द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन। हमारी तो जरूरत ही इसलिए है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिस्टम एक फेलियर है जब वो महिलाओं की बात आती है। 3 दिसंबर 2022 को एनसीआरबी का डेटा आया है। इसके मुताबिक दिल्ली अनसेफ सिटी सबसे ज्यादा। क्या लगता है कहाँ चूक हो रही है सरकार से? क्या चीजें इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है जिससे दिल्ली भी एक सेफ सिटी में कन्वर्ट हो सके? तो मुझे लगता है कि अगर दिल्ली की बात करें स्पेसिफिकली, तो ये जो दिल्ली एक फुल स्टेट नहीं है जिसमें दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आती, मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पूरे देश में जो सरकारें हैं वो फुल स्टेट। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर दिल्ली पुलिस स्टेट के अंदर आ जाए, दिल्ली सरकार के अंदर, तो स्थिति बदलेगी? मैं ये मानती हूँ कि बदलेगी, क्योंकि आप ये बताइए कि जब किसी लड़की के साथ रेप होता है तो वो कहाँ जाएगी? वो अपने एमएलए को पकड़ सकती है, वो एसएचओ से बात कर सकती है, पर क्या वो यूनियन होम मिनिस्टर के पास जा सकती है? हर चीज में राजनीति ठीक है, ये देश का हिस्सा। राजनीति की बात की आपने, तो जब रेप होता है किसी राज्य में, चाहे पंजाब हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अलग अलग राज्यों में, इसको धर्म, जाति और राज्य देखकर जब राजनीति होती है, इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब क्योंकि मोस्टली जितने भी पॉलिटिकल चीजें हैं, रेप केसेस को भी उससे इंटरलिंक कर दिया जाता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, मैं ये मानती हूँ कि हर चीज पे राजनीति करें। राजनीति इस देश का एक हिस्सा है, जरूरी है सवाल उठाना, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि पॉलिटिक्स महिलाओं के मुद्दों पर, और वो भी महिला सुरक्षा के मुद्दे पे, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक 8 महीने की बच्ची, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे वो यूपी की हो, चाहे वो किसी सदर्न स्टेट की हो, नॉर्थ ईस्ट की हो, वेस्टर्न स्टेट की हो, है तो वो देश की बच्ची, उसका खून भी लाल है,
चाहे वो कोई भी धर्म से आती हो। तो अब जब अगर 8 महीने की बच्चियों के साथ रेप होता है, 8 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, 6 साल की बच्ची के साथ राजस्थान में रेप करके उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं, झारखंड में भी इस तरीके का हमने एक केस देखा था। तो इन बच्चियों का क्या धर्म है, इन बच्चियों की क्या जाति है? अरे जब खून निकलता है ना, सबका ही लाल होता है। तो हम धर्म में, जाति में महिला सुरक्षा को कैसे बांट सकते हैं? मुझे इस चीज से बहुत परहेज है। और मैं देखती थी कि जब भी हम किसी केस में इंटरवीन करते थे तो ये सवाल उठता था कि ये धर्म की लड़की है इसलिए आप इंटरवीन कर रहे हैं, दूसरे धर्म की लड़की को बचाओ तो ये धर्म की लड़की है इसलिए आप इंटरवीन कर रहे हैं, इस जाति की लड़की को बचाओ तो इस जाति की लड़की है इसलिए आप इंटरवीन कर रहे हैं। मुझे तो हमारा जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की जो डेली बेसिस की मॉनिटरिंग थी, मुझे नहीं पता उस लड़की का क्या धर्म है। मैं तो उस लड़की का नाम भी नहीं पढ़ती थी, मेरे को नाम भी नहीं पता मैक्सिमम लड़कियों की। ना मैंने नाम देखा, ना मैंने धर्म देखा, ना मैंने जाति देखी। मैंने सिर्फ ये देखा कि ये लड़की है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि वो लड़की इस देश की बेटी है। बिल्कुल। और अगर एक देश की बेटी के साथ इतना घिनौना अपराध होता है तो उस देश को पाप चढ़ता है, पूरे देश को पाप चढ़ता है, हम सब देशवासियों को पाप चढ़ता है कि हमारे होते हुए ये घिनौने अपराध हो रहे हैं। और मुझे लगता है उन सरकारों पे बहुत बड़ा पाप चढ़ता है जो इस तरीके के रेपिस्ट मेंटालिटी के लोगों को सपोर्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रेप अपने आप में सबसे घिनौना अपराध है और अपराध का कोई धर्म नहीं है जी। एक चीज ये थी कि चाइल्ड लेबर को लेके भी बहुत सारे केसेस आए दिल्ली में जहां पर आपने बच्चों को बचाया। तो ये आप लोगों को जानकारी कैसे मिलती है कि कोई चाइल्ड लेबर वर्क कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना है? जी, हमने दिल्ली में दिल्ली महिला आयोग के द्वारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करा है। अच्छा। और मैं ये मानती हूँ कि बिल्कुल मेरा काम दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन में महिलाओं की रक्षा करना था, लेकिन सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ और एक एक्टिविस्ट हूँ। तो अगर किसी पुरुष का कोई केस आया तो हमने उसको भी बचाया, अगर किसी बच्चे का केस आया हमने उसको भी बचाया। हमने कितने ऐसे केसेस में एफआईआर दर्ज करी हैं जिसमें कंप्लेनेंट या तो कोई आदमी था या कंप्लेनेंट बच्चा था। चाइल्ड लेबर के केसेस में हमने बहुत सारे बच्चों को बचाया है। और दिल्ली में हमने एक नेटवर्क 181 हेल्पलाइन द्वारा खड़ा किया। अच्छा। हर दिन 2000 से 4000 कॉल्स 181 हेल्पलाइन पे आ रही थी। और उसमें हमने एक गाड़ियों की फ्लीट भी सेटअप करी। तो 23 गाड़ियां लगाई, 66 राउंड द क्लॉक काउंसलर्स थी जो कि इन गाड़ियों को मॉनिटर कर रही थी। इन गाड़ियों के द्वारा वो अलग अलग जगहों पे जैसी ही लड़की की कॉल आती थी वहां पहुंचती थी। इसके चलते हमने कई हजार लड़कियों को सेक्स ट्रैफिकर से बचाया है। हमने बहुत सारी काउंसलर्स को लगाया था कि अगर जैसे ही पुलिस में कोई रेप केस रिपोर्ट होता था वो हमको बताते थे, हमारी काउंसलर ऑन द स्पॉट पहुंचती थी, लड़की की एफआईआर दर्ज कराती थी, मेडिकल कराती थी। उसके बाद सारे लॉयर्स हमने महिला आयोग के हर उस कोर्ट में लगाए जहां पे रेप के केसेस की सुनवाई होती है। उसमें हमने बहुत सारी महिलाओं को विक्टिम कॉम्पनसेशन दिलवाया, बच्चियों को विक्टिम कॉम्पनसेशन दिलवाया। तो एक पूरा नेटवर्क तैयार करा गया है। सिर्फ एक अकेली स्वाति मालीवाल बिल्कुल बदलाव नहीं ला सकती। जरूरी ये है कि इस बदलाव की क्रांति में कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग साथ दें। और आपको बताना चाहूंगी कि ये लड़ाई देखने में महिलाओं की लगती है, लेकिन ये महिलाओं की लड़ाई नहीं है, ये हर देश के नागरिक की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आदमियों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के साथ दिया। हमने बहुत सारे कैंपेन्स करे, रेप रोको एक कैंपेन किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था उसका। मैंने देखा कि एक दिन मेरे पास काफी सारे बॉयज आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे वो, और उन्होंने बोला आकर कि दीदी हम एक अलग तरीके का कैंपेन करना चाहते हैं, हम आदमियों से बात करना चाहते हैं। तो मुझे लगा पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या मैं समझ नहीं पाई। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा डिटेल में समझाया। उन्होंने ये बोला कि हम दिल्ली की सड़कों पर वॉक करेंगे और हम आदमियों से बात करेंगे। एंड इंटरेस्टिंगली उन लोगों ने अपनी शर्ट्स उतारकर सिर्फ बॉक्सर शॉर्ट्स में दिल्ली में अलग अलग जगहों पे कैंपेन किया।
रैलीज निकाली और उन्होंने अपने पूरी बॉडी पे पेंट कर रखा था कि हम तो इतने कपड़ों में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, एक लड़की को कितने कपड़े पहनने पड़ेंगे तब जाके वो सुरक्षित होगी। बिल्कुल। सो मैंने ये देखा कि इस तरीके के प्रयोगों के जब एक आदमी आदमी से बात करता है तो बहुत ज्यादा मानसिक तरीके से बदलाव होने के बिल्कुल। चांसेस रहते हैं। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स थे। सो माय एक्सपीरियंस इन द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन हैज बीन दैट यस वी हैव बिल्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ वुमेन बट वी हैव आल्सो बीन सपोर्टेड विद अ लॉट ऑफ लाइक माइंडेड मेन एंड आई थिंक दैट इज आल्सो आवर स्ट्रेंथ। आप मणिपुर भी गए थे, वहाँ की स्थिति क्या है महिलाओं की इस वक्त? मणिपुर मुझे लगता है कि मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा डिफाइनिंग मोमेंट था। मैंने जैसे ही वो वीडियो देखी जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से दो लड़कियों को नग्न अवस्था में एक भीड़ घुमा रही है, उनके साथ छेड़छाड़ करी जा रही है। एक उसमें से जो छोटी लड़की थी 19 साल की लड़की, उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसके फादर और ब्रदर को ऑन द स्पॉट भीड़ ने मार दिया। ये सारी चीज़ें जब ये वीडियो वायरल हुई मैं ये मानती हूँ कि किसी भी लड़की का जो वर्स्ट नाइटमेयर होता है ना वो उस वीडियो में हम सब ने देखा। अगले दिन मैं ऑफिस गई और मैं फाइल साइन कर रही थी और मैं दिल्ली महिला आयोग में काम कर रही थी, पर मेरे मन के अंदर एक सवाल बार बार उठ रहा था कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ जैसे कुछ सब कुछ ठीक है, चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं थी और मणिपुर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। आप डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष थी, आप कैसे सुनिश्चित करती थी कि डीसीडब्ल्यू का राजनीतिकरण ना हो, मतलब अराजनीतिक रहे, ये कैसे सुनिश्चित किया आपने? मुझे लगता है मेरे लिए बहुत आसान था ये, क्योंकि मैं हमेशा एक एक्टिविस्ट थी, हूँ और रहूँगी और मेरे लिए एक्टिविज्म बहुत ज़रूरी है। मेरे कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है। आज मैं राज्यसभा की सांसद बनी हूँ और मुझ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल जी ने और उसकी मैं बहुत आभारी हूँ। और पर मैं राज्यसभा की सांसद बनकर भी ज़मीन के मुद्दे ही उठाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली महिला आयोग की जर्नी रही है उसमें अरविंद केजरीवाल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप आज देखिए, क्या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन की हिम्मत है कि प्राइम मिनिस्टर के किसी काम के ऊपर सवाल उठा दे? क्या उसकी हिम्मत है कि केंद्र सरकार के ऊपर नोटिस इशू कर दे? हम तो हर दिन दिल्ली सरकार के ऊपर नोटिस इशू करते थे और मुझे कभी भी एक कॉल नहीं आया कि ये काम मत करो। अरे रात में निकल जाती हो, अगले दिन अखबार के द्वारा हमें पता चलता है कि तुम किस शेल्टर होम में जाके तुमने क्या एक्सपोज कर दिया। अगले दिन अखबार के द्वारा पता चलता है कि कहाँ स्ट्रीट लाइट्स हाँ, यही बस स्टॉपेज वाला जो आप जी। रात में निकल जाते हैं, बस स्टॉपेज देखे, वहां पर आपने जी। कहा कि लाइट नहीं है। उस दौरान आपने और क्या क्या देखा था, मतलब क्या लग रहा है दिल्ली में किन सुविधाओं की कमी है जो दिक्कतें कर रही हैं? जी, तो मैं पहली वाली बात कंप्लीट करती हूँ कि मेरे को आज तक ये कॉल नहीं आया है कि अच्छा। दिल्ली सरकार द्वारा या किसी भी नेता द्वारा या अरविंद जी द्वारा जिन्होंने मुझे दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। तो मैं ये मानती हूँ कि जो हमने राजनीति से दूर रखा दिल्ली महिला आयोग का, उसमें मेरे को ये लगता है कि अरविंद जी का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम ना हो बिल्कुल तो आप किस तरीके से काम करेंगे? दूसरा, मैं ये मानती हूँ कि जब भी कोई काम आपको दिया जाता है तो उसे बिना डरे शिद्दत से करना चाहिए और आज उसी के चलते मुझे लगता है कि आज मुझे संसद में जाने का एक बहुत बड़ा मौका मिला है। मैं ये मानती हूँ कि अगर आप दिल्ली में देखें तो बहुत चीज़ों की अभी कमी है। अगर दिल्ली की पुलिस सुधर जाए और पूरे देश की पुलिस सुधर जाए तो मैं ये मानती हूँ कि मैक्सिमम क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड क्राइम्स इन जनरल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि पुलिस को सब कुछ पता होता है। पुलिस को पता है कि कहाँ पे क्राइम हो सकता है, पुलिस को पता है कौन ट्रैफिकर्स हैं, पुलिस को पता है कहाँ इलीगल ड्रग्स बिकते हैं। ये सारी चीजें पुलिस को पता होती हैं। जरूरी ये है कि पुलिस की जवाबदेही तय की जाए और पुलिस के संसाधन बढ़ाए जाए, पुलिस में अच्छे लोगों को, ईमानदारी को इंसेंटिवाइज किया जाए। तो ये सब काम होंगे तब जाके पुलिस सुधरेगी। इसके साथ साथ दिल्ली में बहुत चीजें बेटर करने की जरूरत है। जैसे मैं स्ट्रीट लाइट्स का मैंने इंस्पेक्शन करा, तो अगर बस स्टॉप्स पे ही स्ट्रीट लाइट्स नहीं होंगी तो फिर कैसे बदलाव होगा?
तो ये दिल्ली सरकार को काम करने की ज़रूरत है। साथ में टॉयलेट्स को हमें अलग अलग जगहों पे पब्लिक टॉयलेट्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। तभी तो महिलाएं बढ़ चढ़ के काम कर बिल्कुल। पाएंगी। दिल्ली सरकार ने कुछ अच्छे भी काम करे हैं, और बहुत मैं उनकी आभारी हूँ, क्योंकि आप देखिए, अगर दिल्ली में जिस तरीके से बस राइड्स मुफ्त हैं, मेरे हिसाब से तो ये देश में एक हाँ। बहुत अपने आप में बड़ा मॉडल है जिसको रेप्लिकेट करने की बिल्कुल। जरूरत है। दिल्ली के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, और मैं दिल्ली पुलिस से बहुत इंटरेक्शन रहता था, और वो बताते थे कि किस तरीके से वो फला बच्ची बची क्योंकि सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। ओके। कहीं पे कोई क्राइम हो जाता है तो दिल्ली पुलिस सबसे पहले आसपास के सीसीटीवी कैमरास खंगालती है, और दिल्ली सरकार द्वारा बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, पर उसका नंबर और भी बढ़ाने की जरूरत है। साथ में लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेटर करने की जरूरत है। ये सारी चीजें हम सब मिलके करेंगे तो मैं ये मानती हूँ कि देश में सच में राम राज्य आएगा, और इसके लिए जरूरी है सब स्पेशली दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार साथ में मिलके काम करे। विकलांग महिलाएं, विधवा महिलाओं, इन सबको जब घर नहीं होते थे, रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी, कई लड़कियां आज भी सड़कों पर सोती हैं। आपने अब तक उनके लिए बहुत कुछ किया, मदद की। अब आगे आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपको संसद का भी काम करना है और ये भी एक्टिविस्ट का भी काम करना है, तो आप बैलेंस कैसे करेंगे? जी, मेरे को ये लगता है कि ये सारे मुद्दे इस देश के लिए बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं, और मैं कोई एयर कंडीशन कमरे में बैठकर सांसद नहीं बनना चाहती। ओके। मैं ज़मीन पर रहकर सांसद का काम करना चाहती हूँ। तो जब संसद सेशन में होगी तब मैं संसद में बैठूंगी, संसद में अपनी आवाज़ उठाऊंगी, लेकिन उसके बियॉन्ड बीच में जितने भी महीने होंगे आप मुझे ज़मीन पे ही देखेंगे, आप मुझे नाइट शेल्टर्स में देखेंगे। और अभी तक तो मेरा जुरिस्डिक्शन सिर्फ दिल्ली था, अब आप मेरा जुरिस्डिक्शन पूरे देश में देखेंगे। मैं नाइट शेल्टर्स में जाऊंगी, मैं गाँव में जाऊंगी, मैं स्कीम्स को समझूंगी, मैं महिलाएं जो आखिरी महिला खड़ी है, चाहे वो जीबी रोड में हो, चाहे वो सोनागाछी में हो, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, वो वहां तक कैसे पहुंची, कौन लोग जिम्मेदार हैं, मैं इन सब पे काम करूंगी। एसिड किस तरीके से देश में बिक रहा है और कैसे एसिड अटैक हो जाता है और कैसे लड़कियों की जिंदगी आज भी तबाह हो जाती है, मैं इन मुद्दों पे काम करूंगी। आज भी इस देश में फार्मर सुसाइड्स हो रहे हैं और कितने ज्यादा हो रहे हैं। महंगाई देखिए, 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। तो कितना लोगों को कितनी कितनी समस्याएं महसूस करनी पड़ रही हैं। मेरा ये मकसद रहेगा कि मेरा घर, मेरा दफ्तर हमेशा खुला रहेगा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं वो सवाल मैं संसद में रखूं। तो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे मैं संसद में रखूंगी, और मैं कोई एयर कंडीशन ऑफिस नहीं चलाऊंगी। मेरा मकसद यही रहेगा कि जमीन पे जाकर लोगों से सीख कर उनकी बात मैं संसद में उठा सकूं। जीबी रोड का जिक्र किया, दिल्ली के रेड लाइट एरिया है, यहाँ का भी जायजा आपने पहले भी लिया है, कई लड़कियों बच्चियों को बचाया भी है। इसकी स्थिति कैसे सुधरेगी? मैं ये मानती हूँ कि जीबी रोड में एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, और वो रैकेट आज दिल्ली देश की राजधानी की काफी गलियों में चल रहा है। जीबी रोड तो पहले एक रोड होती थी जहाँ पे आज भी ब्रॉथल्स हैं, और वहाँ पे 90 के करीब कोठे हैं, और वहाँ पे कई हजार लड़कियों की जिंदगियां खराब की जाती हैं। हर रात टोकन बांटे जाते हैं, और बार बार उन लड़कियों के साथ रेप होता है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि इस रैकेट में कहीं ना कहीं पुलिस भी बहुत मिली भगत रखती है। आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। एक बार दिल्ली पुलिस का एक बड़ा अजीब रुख मुझे सामने आया। 17 लड़कियां हमने जीबी रोड से रेस्क्यू करी। हमने लिख के दिया कि इन लड़कियों को वापस जीबी रोड नहीं भेजना है, इन्हें आप शेल्टर होम भेजिए, इन लड़कियों की काउंसलिंग करेंगे। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी ने भी रिटन ऑर्डर्स दिए, एंड दे हैव मैजिस्ट्रियल पावर्स। उसके बावजूद ओवरनाइट दिल्ली पुलिस ने वो सारी लड़कियां वापस कोठे पे पहुंचा दी। तो अगले दिन जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मैंने ये सवाल उठाया, तब जाके वो लड़कियां वापस फिर निकाल कर लेकर आई दिल्ली पुलिस। लेकिन हमें समझ नहीं आया कि वही लड़की थी या कोई और लड़कियां थी, क्योंकि
आप ऐसे थोड़ी ना चेहरे पहचानोगे। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि ऐसा क्या मजबूरी थी कि एक रात भी अगर धंधा बंद हो जाए तो दिल्ली पुलिस को समस्या हो जाएगी। तो ये तो मेरे अपने आप एक्सपीरियंसेस रहे। एक लड़की 9 साल की उम्र में बेच दी गई जीबी रोड में। हमें बताया गया कि 15 साल की एक लड़की है, उसको बचाइए जीबी रोड जाकर। हम लोग वहां पहुंचे, पुलिस स्टेशन पहुंचे। जब तक हम वहां पहुंचे कोठे में लड़की को बचाने के लिए, तो मालकिन ने उस लड़की को छुपा दिया। बड़ी मुश्किल से उस लड़की को हम बाहर निकाल कर लेकर आए और मैं उसको देख के हैरान रह गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की शायद ज्यादा उम्र की है। जब हमने उसका बोन एज टेस्ट कराया तब पता चला कि ये 15 साल की है और ये वही लड़की है जो 9 साल की उम्र में बेच दी गई थी। वो बड़ी इसलिए लग रही थी क्योंकि उसे रोज ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाए जा रहे थे, जिसके उसकी बॉडी पार्ट्स बड़े लगे। उस लड़की ने बताया कि रोज 20 लोग रेप करते थे और उस लड़की ने ये भी बताया कि हमारे आने से 2 घंटे पहले वहां पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आ गई और पुलिस वाला आया था और उसने मालकिन को बोला कि इस लड़की को छुपा दो, स्वाति मालीवाल आई हुई है। तो आप ये सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने खुलेआम इस तरीके का धंधा चलेगा और पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। हमको पता चल जाता है, हम जा जाके अंदर से कितनी लड़कियां हमने बचाई हैं, पुलिस को समझ नहीं आता। और आप ये देखिए कि आज गली गली में स्पा के नाम पे बहुत सारे सेक्स रैकेट्स खुल गए। हम लोगों ने इंस्पेक्शन करा, हम लोगों ने एफआईआर्स दर्ज कराई। मैं एक स्पा में घुसी और मैं हैरान रह गई देखकर, क्योंकि वहां पर मैंने देखा कि एक 17 साल की लड़की, दिल्ली सरकार की स्कूल की लड़की, वो लड़की वहां पे स्पा में थी 2 आदमियों के साथ, उसके साथ गलत काम किया जा रहा था और उस लड़की को हमने रेस्क्यू करा वहां से। और ऐसे तो फिर देखें सड़कें हैं जिनमें हर तरीके के स्पा और प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स खुल गए हैं। उसके बाद हमने सरकार को एक पॉलिसी बनाने के लिए एक रिपोर्ट सौंपी। एक पॉलिसी बनाई गई जिसमें क्रॉस जेंडर मसाज दिल्ली में बैन करा गया। तो ये सारे काम हम लोगों ने करे, लेकिन कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये बदलाव तभी हो सकता है जब पुलिस की व्यवस्था सुधरे। अगर पुलिस ऐसी ही रही तो फिर मुझे नहीं लगता कुछ खास बदलाव। एक समाज से जुड़ा मसला है और वो मुद्दा भी है काफी, क्योंकि जब कहा जाता है कि लड़कियां कैसे कपड़े पहने, उनके कपड़ों पे सवाल किया जाता है, कपड़े को रेप से जोड़ दिया जाता है, तो सवाल उठता है फेमिनिज्म पे। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज फेमिनिज्म? जी, मैं ये मानती हूँ कि फेमिनिज्म, आप भी फेमिनिस्ट हैं, मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, हम सब फेमिनिस्ट हैं। जो इंसान ये मानता है कि महिलाएं इक्वल राइट्स रखती हैं, वो फेमिनिस्ट है। बस इतनी सी बात है, सिर्फ बराबरी की बात है और कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं कि फेमिनाजी, फेमिनिस्ट, अरे मैं बहुत महिलाओं को देखती हूँ कि वो खुद ही जस्टिफाई कर रही होती है कि हम फेमिनिस्ट नहीं है, जो कि मैं बिल्कुल सही नहीं मानती, क्योंकि आई एम 101% श्योर कि जो महिला अगर महिला है तो वो ये तो चाहेंगी ना कि मुझे बराबरी का हक मिले। बिल्कुल। तो जो बराबरी की हक की बात करता है वो फेमिनिस्ट है। तो बिकॉज हमारे देश में बहुत पेट्रियार्की है, बहुत मिसोजिनी है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग इस वर्ड के अराउंड फैलाई गई है कि अरे फेमिनिस्ट ये तो बड़ी डेंजरस लड़कियां होती हैं, ये तो आपको बड़ी परेशान करती हैं, ये एक तरीके की होती हैं, ये जबरदस्ती सवाल उठाती हैं, ये बहुत ज्यादा बोलती हैं, ये खुश नहीं रह सकती, ये आपको खुश नहीं रख सकती। तो इस तरीके की बातें हम सुनते हैं और मैंने भी बहुत बार सुनी है। पर मैं ऐसा मानती हूँ कि फेमिनिज्म का अगर आप डिक्शनरी में भी मीनिंग उठा के देख लें, इट इज जस्ट अबाउट इक्वालिटी। आज सच्चाई तो यही है ना कि महिलाएं देश में 50% हैं, लेकिन अभी भी हम पार्लियामेंट में 14% है। बिल्कुल। स्टेट लेजिस्लेचर्स में तो और भी कम है। तो अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं होगा, आप बोर्ड रूम्स में देख लीजिए, कितनी बोर्ड रूम्स में महिलाएं सीईओ हैं, हर जगह रिप्रेजेंटेशन स्क्यूड है। अगर आप विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो सिर्फ 23% महिलाएं वुमेन वर्कफोर्स में हैं। तो अगर इस बात पे आप सवाल उठाएं, इसके ऊपर आप काम करने की कोशिश करें, अगर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आप बात करें, तो आप फेमिनिस्ट हैं। एंड आई एम अ वेरी 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 प्राउड फेमिनिस्ट। आई विल बी अ फेमिनिस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लाइक आई सेड, it is not just an issue of women.
हम सब जो आदमी हैं उनकी जिंदगी में महिलाएं एक बिल्कुल अहम भूमिका निभाती हैं। अगर एक लड़का उसकी बीवी के साथ, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, उसकी बहन के साथ, उसकी माँ के साथ कुछ गलत होता है तो उसको बहुत दुख होता है ना। बिल्कुल तो वो भी फेमिनिस्ट है, क्योंकि वो भी तो यही कोशिश करेगा ना कि इन सबको इस पूरे समाज में बराबरी का हिस्सा मिले। तो हम सबको फेमिनिस्ट बनना चाहिए। एंड आई डोंट नो व्हाई सच वर्ड्स आर यूज्ड, व्हाई देयर इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन टू दिस। एग्जैक्टली आई डोंट अंडरस्टैंड इट। एट द सेम टाइम कपड़ों के ऊपर इस देश में बड़ा विवाद होता है। बिल्कुल लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े पहन लेते हैं इसलिए रेप होते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये बात बोली थी कि ये फटी हुई जीन्स पहन लेती हैं लड़कियां इसलिए रेप होते हैं। कोई कहता है कि चौमिन खा लेती हैं लड़कियां इसलिए रेप होते हैं। कोई कहता है मोबाइल फोन उठा लेती हैं लड़कियां इसलिए रेप होते हैं। एक महाराष्ट्र के एमएलए हैं अबू आजमी, उनके खिलाफ तो मैंने एफआईआर दर्ज करी है और मैं मुंबई के कोर्ट में भी कई बार मैंने जाके उनके खिलाफ करी है। और काफ़ी हियरिंग्स में मैंने पार्टिसिपेट करा है, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि लड़कियां अगर मतलब चीनी पड़ी है तो चीटी तो आएंगी। तो लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कियों को रात में नहीं घूमना चाहिए। तो हर जब सवाल उठता है तो कटघरे में लड़कियों को खड़ा कर देते हैं। ये समाज लड़कों पे तो इस तरीके का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं डालता, लड़कों से तो नहीं ये सब सवाल पूछे जाते। और मेरा बस एक सवाल है, जो लोग कहते हैं कि कपड़े देख के रेप होता है। उस 8 महीने की बच्ची ने कौन से कपड़े पहने थे? उस 85 साल की महिला जिसके साथ रेप हुआ था उसने कौन से कपड़े पहने थे? बिल्कुल। क्या हम नहीं देखते कि बुर्के में अगर महिला जा रही है तब भी रेप हो जाता है? तो ये कपड़ों को लेकर रेप नहीं होते। रेप एक घटिया मानसिकता, जिसमें कुछ आदमियों को ऐसा लगता है कि वो बड़े शक्तिशाली हैं और वो महिला के साथ कुछ भी कर देंगे और ये सिस्टम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। रेप इस कारण से होते हैं। तो रेप रोकना है तो हमें मानसिकता समाज की बदलनी पड़ेगी और हमें एक बड़ा कठोर सिस्टम बनाना पड़ेगा कि अगर कोई कुछ गलत करे, आदमी किसी महिला के खिलाफ कोई अपराध हो, दोषी प्रूव करा जाए तो उसे सख्त से सख्त सजा। बिल्कुल समय हो चुका है। जैसे कि हमने स्वाति जी से बात किया, उन्होंने बात की महिलाओं की सुरक्षा की। जितनी भी देश की महिलाएं हैं उनको बहुत उम्मीदें हैं इनसे। ये उम्मीद अब संसद में दिखेगा, लेकिन ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। जितनी भी महिलाओं की सुरक्षा की बात हुई या बेटियों की रक्षा की बात हुई, हमेशा स्वाति जी उन लोगों के साथ खड़ी रही मदद के लिए। उनका कहना है कि आगे भी मदद के लिए हमेशा एज ए एक्टिविस्ट खड़ी रहेंगी। आप लोग भी हमसे जुड़े रहें। शुक्रिया।